कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गॉर्जियस धाकड़ केमिस्ट्री प्रोग्राम में। आज का कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और शानदार तरीके से आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। आज का शानदार कंसेप्ट है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के कौन कौन से नियम हैं? What are the laws of chemical combination? साथियों, केमिकल कॉम्बिनेशन के मुख्य 5 नियम हैं। मेनली 5 laws are here of chemical combination. केमिकल कॉम्बिनेशन के मुख्य 5 नियम हैं। कौन कौन से देखिए। फर्स्ट वन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए पहले हम इस नियम को समझते हैं। पहला क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। साथियों, इस नियम के अनुसार जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, जैसे C+O2 CO2 बन गया, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी उस समय रिएक्टेंट का मास इक्वल होगा प्रोडक्ट के मास के। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। कैसे? देखिए, कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। एक का 16 ग्राम तो दो का 32 ग्राम। टोटल कितना हो गया? 44 ग्राम। राइट। सी का 12 ग्राम, O2 का 32 ग्राम। टोटल कितना हो गया? 44 ग्राम। तो साथियों, आप देख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार the total mass of reactants should be equal to total mass of product. Total mass of reactants should be equal to total mass of product. Confirm? सेकेंड, ये था पहला नियम। पहले नियम में हमने सीखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। सेकेंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जिसको हम प्यार से लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ओके दोस्तों, सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जिसे हम प्यार से लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का नाम भी देते हैं। क्या कहता है ये लॉ? ये कहता है कि कोई कंपाउंड बनेगा तो उस कंपाउंड में क्या होगा? उनके एलिमेंट होंगे। A compound is made up of its constituent elements, which are combined together in a fixed proportion by mass or definite proportion by mass. According to this law, a compound is made up of its constituent elements, which are combined together in fixed proportion by mass or fixed ratio by mass. कहने का तात्पर्य, यदि C और O2 मिले तो क्या बना? CO2 बना। तो यहाँ जो CO2 कंपाउंड बना है, इस CO2 कंपाउंड के अंदर इसी के एलिमेंट है। CO2 कंपाउंड के अंदर इसी के एलिमेंट है, मतलब C और O2 है। तो कंपाउंड इज हैविंग इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट एंड दे आर कंबाइंड इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। अगर हम CO2 को देखें तो इनके बीच में एक फिक्स रेशो बाय मास है।
कार्बन का मास है 12 ग्राम, O2 का मास है 32 ग्राम, तो इनका रेशो हो गया 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 3:8। कंफर्म। तो आपने देखा कि कंपाउंड किससे बना हुआ है, अपने एलिमेंटों से, और जो इसके एलिमेंट का रेशो है मास का वो हमेशा फिक्स रहेगा, ऑलवेज फिक्स्ड। तो इसीलिए हमने सेकंड लॉ कहा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जिसके अनुसार ए कंपाउंड इज मेड अप ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स एंड व्हिच आर कंबाइंड टुगेदर बाय फिक्स रेशो बाय मास। तीसरा है दोस्तों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? ये कहता है कि मान लीजिए दो एलिमेंट है वो आपस में जुड़े और क्या बना, CO2, लेकिन इनके कंबाइन करने का एक और तरीका भी हो सकता है। पहले O2 कंप्लीटली यूटिलाइज हुआ था, मान लीजिए सेकेंड में हाफ यूटिलाइज हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, CO। तो ये लॉ कहता है कि दो एलिमेंट दो अलग तरीके से मिले तो दो अलग कंपाउंड बने। यदि दो कंपाउंड जो अलग बने उनमें किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स हो, जैसे C और O2 मिले दो अलग अलग तरीके से, दो कंपाउंड बन गए, एक बना CO2 दूसरा बना CO। यदि इन दोनों कंपाउंडों में कोई एक एलिमेंट का मास फिक्स हो, जैसे C का मास फिक्स है, तो बाकी दो एलिमेंटों के मास का रेशो अगर हम निकालेंगे तो वो हमेशा सिंपल रेशो में होगा। मतलब O2 का हो गया 32 ग्राम, O का हो गया 16 ग्राम, तो इनका रेशो क्या हो गया, सिंपल रेशो हो गया। क्या समझे कि जब दो एलिमेंट मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनते हैं। जब दो एलिमेंट मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनते हैं, और यदि उन कंपाउंडों में किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स हो, तो दूसरे एलिमेंट के मास का रेशो हमेशा एक सिंपल रेशो होगा। और एग्जांपल, जब दो एलिमेंट मिले C और O2, तो दो कंपाउंड बने CO2 और CO। इसमें यदि C का मास फिक्स है तो बाकी दो के मास का रेशो भी सिंपल रेशो होगा। इसलिए हम इसे बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म two or more than two compounds, when two elements combine together to form two or more than two compounds, and if the mass of any one element is fixed, then the ratio of another element will be in simple ratio। कन्फर्म दोस्तों? तो ये शानदार आपको बताया गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सुना रहा है? वेरी गुड। फोर्थ हमारे बीच में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है भाई? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहता है कि आपके पास तीन एलिमेंट हैं, आपके पास तीन एलिमेंट हैं, तीनों को आपस में हमने रिएक्शन कराया, कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन हुई, CH4 बना, H और O कंबाइन हुए तो एक कंपाउंड बना वाटर H2O, C और O कंबाइन हुआ तो कंपाउंड बना CO2।
ठीक है दोस्तों, 3 एलिमेंट है हमारे पास, C, O और H। C और H कंबाइन हुए CH4 बना, H और O कंबाइन हुए H2O बना, C और O कंबाइन हुए CO2 बना। यदि 2 एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से कंबाइन हो, ध्यान समझिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। when 2 element combine with third element, when 2 element combine with third element to form 2 compound, and if the mass of third element is fixed, when the mass of third element is fixed, यहां पर H का मास फिक्स कर दीजिए, 4 है तो यहां भी 4 कर दीजिए, 2 से गुना कर दिया। When the mass of third element is fixed, then the mass of first and second, the ratio of mass of first and second element will be same or multiple ratio when they combine directly to each other। कहने का तात्पर्य, जब 2 एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से कंबाइन होते हैं, जब 2 एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से कंबाइन होते हैं और 2 कंपाउंड बनता है, और उन 2 कंपाउंडों में यदि तीसरे एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया जाता है, जैसे H का मास फिक्स कर दिया जाए, तो पहले और दूसरे एलिमेंट के मास का रेशो, जैसे यहाँ पे पहला एलिमेंट है C और यहाँ एलिमेंट है O2, तो इनके मास का रेशो निकालो। कार्बन का 12 ग्राम, O2 का 32 ग्राम, क्या रेशो आ गया? 3:1। तो पहले और दूसरे एलिमेंट के मास का रेशो वही होगा या मल्टीपल रेशो में होगा जब दे डायरेक्टली कंबाइन होंगे। जब ये डायरेक्टली कंबाइन होंगे तो भी क्या बना? CO2। तो रेशो क्या रहा? यू कैन सी रेशो रहा 3:8। कन्फर्म दोस्तों? तो अगेन आई रिपीट कि इस लॉ के अनुसार जब 2 एलिमेंट तीसरे से कंबाइन करेंगे और 2 कंपाउंड बनेगा, उन 2 कंपाउंडों में यदि तीसरे एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया जाए तो पहले और दूसरे का रेशो वही होगा या मल्टीपल रेशो में होगा जब ये डायरेक्टली कंबाइन होंगे। कन्फर्म दोस्तों? अगेन आई रिपीट, व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन विथ थर्ड एलिमेंट to form 2 compounds, and if the mass of third element is fixed, then the ratio of first and second element mass will be same as multiple ratio when they directly combine to each other। तो वह क्या धाकड़ लॉ है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। तो साथियों, पहला बताया मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अनुसार रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसके अनुसार कंपाउंड अपने एलिमेंटों से बनता है, उनके एलिमेंट के मास का रेशो एक फिक्स रेशो में होता है। तीसरा मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसके अनुसार 2 एलिमेंट कंबाइन हो, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बने, यदि उन कंपाउंडों में एलिमेंट का मास फिक्स हो तो बाकी एलिमेंटों के मास का रेशो सिंपल रेशो में होगा। चौथा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसके अनुसार 2 एलिमेंट अगर तीसरे से कंबाइन होते हैं और 2 कंपाउंड बनते हैं, यदि उनमें तीसरे एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया जाए तो पहले और दूसरे एलिमेंट के मास का रेशो वही होगा या मल्टीपल रेशो में होगा जब ये डायरेक्टली कंबाइन होंगे। और लास्ट है दोस्तों गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसे हम लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम भी कहते हैं। तो गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या कहता है? बहुत ही सिंपल बात करते हैं। कहता है कि 2 गैस है, मान लीजिए एक नाइट्रोजन गैस है, एक हाइड्रोजन गैस है। 2 गैस है और दोनों कंबाइन हो गए और एक नई गैस बन गई, मान लीजिए अमोनिया बन गई। 2 गैस है, दोनों कंबाइन हुए और एक नई गैस बन गई। अब इसको
थोड़ा बैलेंस कर दीजिए, नाइट्रोजन 2 है तो 2 से गुना कर दिया, हाइड्रोजन 6 हो गया तो 3 से गुना कर दिया। तो साथियों ये नियम कहता है, ये लॉ कहता है कि यदि 2 गैस आपस में कंबाइन हो तो एक नई गैस बनेगी। When 2 gases combine together, then a new gas is formed. At this condition, the ratio of volumes of the gases will be in simple ratio. मतलब यदि 2 गैस कंबाइन होकर तीसरी गैस बने तो उनके वॉल्यूम का जो रेशो है वो हमेशा सिंपल रेशो में होगा। जैसे नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस आपस में कंबाइन हो गया, अमोनिया गैस बन गया, तो इनके वॉल्यूम का रेशो क्या है? वॉल्यूम यहाँ 1, यहाँ वॉल्यूम क्या है 3, यहाँ वॉल्यूम क्या है 2, तो इनके वॉल्यूम का रेशो हमेशा सिंपल होगा। तो साथियों आज हमने बहुत ही शानदार कंसेप्ट, शानदार तरीके से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को आपके साथ शेयर किया। मुझे विश्वास है 5 लॉ आपको बड़े धाकर तरीके समझ में आ गए होंगे। एक और नए कंसेप्ट के साथ फिर उपस्थित होंगे, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद।